जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग माध्यम और प्रविधियां चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसके थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं और 138 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। ये उन लोग मित्रों के लिए है जो जिन्होंने पुराने वीडियो को नहीं देखा है। आप लोग पुराने वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और इस चैप्टर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी, दोनों एग्जामों में। चलिए मित्रों, पहले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139। इसमें निर्देश दिया हुआ है। निर्देश किसके लिए है? चित्र के लिए है और चित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चित्र देख लीजिएगा। कुल मिला के इस पुस्तक में 8-10 चित्र हैं, उनको एक बार पढ़ लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि ये चित्र बना हुआ है, इसका माध्यम क्या है? इसका माध्यम कैनवास पर तेल पेंटिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आपको इसको देखने में और पढ़ने में आसानी हो जाए। चलिए मित्रों, प्रश्नोत्तर संख्या 140 की ओर चल रहे हैं। 140 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, तेल चित्रकारी में टोकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर नामित है? टोकिंग प्रक्रिया टोक के नाम पे आधारित है, लेकिन इसमें दो टोक हैं, तो जीन टोक नहीं, हेनरी टोक के नाम पे टोकिंग प्रक्रिया का नाम पड़ा, हेनरी टोक के नाम पे। चलिए, प्रश्न संख्या 141 की ओर चल रहे हैं। 141 नंबर प्रश्न कह रहा है, इंग्लिश वाटर कलर का जनक किसे माना जाता है? माना जाता है पॉल सेंडबाई को। पॉल सेंडबाई को इंग्लिश वाटर कलर का जनक माना जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंग्लिश वाटर कलर के जनक पॉल सेंडबाई ब्रिटिश मानचित्र निर्माता और चित्रकार हैं। इनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं: अ डेस्टिनेशन व्यू ऑफ मेडस्टोन फ्रॉम लोअर बेल, अ व्यू ऑफ विंस्टर्स एट बॉक्सली, विंसडर कैसल और वुल्टन हॉल, हॉर्लेक कैसल और म्यूजिक बाय मूनलाइट, द गर्ल कैरिंग अ बास्केट इत्यादि इनके प्रमुख चित्र हैं। चलिए मित्रों, चलते हैं प्रश्न संख्या 142 की ओर। 142 नंबर चित्र में 142 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है, इनको सॉल्व करना है। ग्वास, इनकॉस्टिक चित्र, टेम्परा और भित्ति चित्र। देखिए, भित्ति चित्र सबसे पहले हम लोग देखेंगे। भित्ति चित्र क्या मोम से की जाती है, या भित्ति चित्र क्या मोम से की जाती है कि गम अरेबिक से की जाती है कि अंडा पीतक से किया जाता है? तो टेम्परा में अंडे का प्रयोग किया जाता है ना। अंडे का छिलका, संपूर्ण अंडा या अंडे की जर्दी, इन सभी का उपयोग टेम्परा माध्यम में करते हैं। तो यहाँ से सी का संबंध 4 से हो जाएगा, एक तो मिल गया। लेकिन भित्ति चित्रण का इन तीनों में कोई नहीं, तो भित्ति चित्रण का बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं होता है इसमें। चलिए, अब ए और बी बचता है। बी आप लोग देखे होंगे, एनकॉस्टिक चित्र। एनकॉस्टिक चित्र मोम के माध्यम से किया जाता है, तो इसका तो सामने ही है। अब एक बचता है, इसको इसमें मिला देते हैं, ग्वास गरम अरेबिक में। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए मित्रों, चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 143 पे। भित्ति चित्रकारी, जिसे म्यूरल कहते हैं, किस भाषा से ये उत्पन्न है? तो भित्ति चित्रकारी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन से नहीं लिया गया है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 144 नंबर प्रश्न कह रहा है, फ्रेस्को सेस्को। दो बातें हमने कहा, एक मतलब कि फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सेस्को। सेस्को से सूखो, ये राइमिंग से याद कर लीजिएगा, सेस्को सूखो। तो जहाँ पे सूखी भित्ति होगी वहाँ पे हम लोग फ्रेस्को सेस्को पे टिक लगाएंगे, जहाँ पे गीली होगी वहाँ पे फ्रेस्को ब्रूनो ब्रूनो। देखिए, कागज पे तो नहीं होगा, कैनवास पे भी नहीं होगा, और यहाँ पे गीली भित्ति है तो इस पे भी नहीं होगा, तो एक ही बचता है, शुष्क भित्ति। चलिए, प्रश्नोत्तर संख्या 145 कह रहा है, फ्रेस्को ब्रूनो। फ्रेस्को ब्रूनो का अर्थ होता है गीली भित्ति। गीली भित्ति में खास बात ये होती है कि जितनी चित्रकारी करनी होती है उस दिन में उतना ही प्लास्टर लगाया जाता है। गैसो, गैसो उसे कहते हैं ना, प्लास्टर को गैसो कहते हैं, जो प्लास्टर है पेरिस और खड़िये से बनाया जाता है। चलिए, कह रहा है फ्रेस्को ब्रूनो मतलब गीली बनी हुई भित्ति चित्र, गीली रहनी चाहिए। प्रक्रिया का सही क्रम क्या है?
तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एरिचो कहते हैं, एरिचो करते हैं, एरिचो करने के बाद फिर ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाने के बाद एंटोनाको करते हैं, फिर लास्ट में पेंटिंग करते हैं। यही इसका सही क्रम है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन किया है, और ये देखिए ड्राइंग एंटोनिको के पहले आता है, एंटोनिको के पहले ड्राइंग आता है, उसके बाद पेंटिंग आती है। तो यहाँ से इसको हम लोग सी वाले को तो ऐसे ही गलत कर सकते हैं कि पेंटिंग ड्राइंग के बाद आती है, और यहाँ पे भी पेंटिंग ड्राइंग के बाद आती है, इसलिए तो बी, सी और डी तो एकदम से गलत हो जाएंगे। अब बचता है इन दोनों में, तो इन दोनों में भी आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए, इसमें भी ड्राइंग पहले आएगा और पेंटिंग तो इसमें तो है, लेकिन यहाँ पे एंटोनिको पहले आएगा, एंटोनिको बाद में आएगा, ड्राइंग पहले आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हम प्रश्नों को इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे कि कौन सा गलत है, तो जो गलत है तो उसको काट देंगे, सही वाला अपने आप बच जाएगा। 146 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किस लिए किया जाता है? ऑयल पेंटिंग में तारपीन के तेल का उपयोग हम लोगों ने देखा, इसको मतलब रंग को पतला करने में तारपीन के तेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 147 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है किस माध्यम में लाइट से डार्क प्रोसेस। देखिए दो प्रोसेस होता है, एक डार्क से लाइट, एक लाइट से डार्क। अगर डार्क से लाइट की बात की जा रही है तो ऑयल पेंटिंग, लाइट से डार्क की बात की जा रही है तो यहाँ पे वाटर पेंटिंग की बात की जा रही है। तो लाइट से डार्क, वाटर पेंटिंग, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और 148 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए, सर काम कर रहा चलिए। 148 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है पेस्टल रंग। हम लोगों ने देखा कि मतलब कि दो प्रकार के रंग होते हैं, एक शुष्क दूसरा आर्द्र। तो शुष्क रंगों में दो प्रकार के रंग होते हैं, एक चूर्ण दूसरा पेस्टल। तो पेस्टल रंग की बात की जा रही है। पेस्टल रंग को स्थायी करने के लिए कौन सा घोल प्रयोग करते हैं? तो पेस्टल रंगों को स्थायी करने के लिए फिक्सेटिव का उपयोग किया जाता है। फिक्सेटिव का अर्थ ही होता है उसको फिक्स कर देना, मतलब स्थायी कर देना। चलिए मित्रों चलते हैं 149 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है टेम्परा रंग विधि, टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है। तो टेम्परा रंग विधि का प्रभाव हम लोग देखते हैं कि देखिए जहाँ पे पारदर्शी आएगा वहाँ पे जल रंग होगा, तो जल रंग टेम्परा में जल और तेल दोनों का उपयोग करते हैं। चलिए तो एक गलत हो जाएगा। खुरदुरा नहीं होता है, खुरदुरे के लिए हम लोग पेस्टल रंगों का उपयोग करते हैं। चलिए गलत। बहुत पतला, बहुत पतला हम लोग देखते हैं ये वाटर कलर में होता है, मतलब कि उसको पतला करने के लिए वाटर कलर उपयोग करते हैं, ये भी गलत है। टेम्परा पद्धति अपारदर्शी होती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 150 की ओर। 150 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाला तरल को किस नाम से जानते हैं? फिर से वही, स्थायित्व करने के लिए फिक्सेटिव। वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं जिससे कि हमको वो चीजें याद हो जाएंगी। चलिए 151 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग का उपयोग किया जाता था? तो उस समय तो रासायनिक रंगों का खोज हुआ नहीं था, जल रंग बाद में बने, और ये हमको मिलते हैं खनिज रंग, भूमि से प्राप्त रंग नहीं, खनिज रंग। चलिए 152 नंबर प्रश्न कह रहा है पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा है? पेस्टल रंगों के लिए हमने आपसे इसके पहले भी बात किया है, लगभग 149 नंबर प्रश्न में मैंने कहा कि जहाँ पे खुरदुरा पृष्ठभूमि होती है वहाँ पे आपका पेस्टल रंग उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 153 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 153 नंबर प्रश्न कह रहा है संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है? तो संयोजन के सिद्धांत में हम लोगों ने देखा, संयोजन के सिद्धांत को हम लोगों ने देखा था, एकता भी आता है उसमें, सामंजस्य भी आता है, संतुलन आता है, लेकिन 8 तत्व आते हैं, 8 सिद्धांत आते हैं, उनमें अंतराल का सिद्धांत नहीं आता, ये तत्व में आता है। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है वसली क्या है? वसली कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल को ही वसली कहते हैं। वसली कोई तकनीक, माध्यम या शैली नहीं है, ये धरातल है। चलिए 155 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है
कि अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग इंग्लिश वाटर कलर के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके पहले हम लोगों ने एक प्रश्न में देखा था कि पॉल सेंडबी को इंग्लिश वाटर कलर के जनरेटर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पॉल सेंडली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 156। 156 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड या सतह हो सकते हैं? एक पूर्ण चित्र में कुल मिला के 3 सतह हो सकते हैं, अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि। 3 प्रकार के सतह होते हैं, अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 सतह। एक मिनट, तो 3 सतह है ना। चलिए, बंधक प्रयुक्त किया जाता है। बंधक का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तैल चित्रण में नहीं करते हैं, वाष्प चित्रण में भी नहीं करते हैं, पेस्टल चित्रण में नहीं करते हैं। बाटिक चित्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक कपड़े पे किया जाता है, दूसरे चमड़े पे। तो बाटिक चित्रण को बांधने के लिए बंधन का उपयोग किया जाता है, और ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 158 नंबर प्रश्न कह रहा है, जल रंगी मतलब जल रंगी का मतलब वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोया जाता है? कोई काउंट नहीं है, जब तक वो पूरी तरीके से फ्रेश ना हो जाए उसको बार बार डुबोते रहते हैं। आवश्यकता अनुसार नमक का उपयोग करते हैं, जैसे सब्जी में, उसी तरीके से आवश्यकता अनुसार जल रंगों में वो मतलब कि उसको जल में डुबोते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 159 नंबर प्रश्न, और आपके सामने है, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो अगर जल रंगों में अगर पतला रहेगा तो वो फट जाएगा। तो पतंगी कागज खत्म, पतंगी कागज पतला होता है ना, तो पतंगी कागज को कैंसिल कर देंगे। अब बचा मध्यम। जब हमारे पास मोटा ऑप्शन है तो मध्यम का ऑप्शन हम लोग चूज नहीं करेंगे। मध्यम होता है वो भी फट जाता है। चिकना कागज में जल रंग उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वो फिसलता रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो टेम्परा तकनीक में एक्रिलिक रंग का उपयोग किया जाता है, जल, तैल, पेस्टल का उपयोग नहीं किया जाता। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक अपने जयपुरी फ्रेस्को के समान मानी जाती है। ये प्रश्न कई बार आया है एग्जाम में कि इटालियन फ्रेस्को किससे संबंधित है, किसके समान है? तो ये जयपुरी फ्रेस्को के समान है। देखिए टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। ऊपर के तीनों प्रश्न टीजीटी में पूछे गए हैं, 2005 में ही आए थे। तो आप देख रहे हैं कि टीजीटी में कितना महत्वपूर्ण रोल ये अदा कर रहा है ये चैप्टर। चलिए 162 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं, और आपके सामने है, कह रहा है, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो हीरा का भी पेंसिल में उपयोग होता है क्या? कार्बन भी नहीं होता। लोहे का उपयोग क्यों करेंगे भाई? इसलिए ग्रेफाइट का उपयोग ही करते हैं। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ग्वास रंगों की प्रकृति हमने कहा अपारदर्शी होती है। इसके पहले हम लोगों ने कई बार इसको देखा है, इसलिए सभी को याद हो चुका होगा, पीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? देखिए यच जिसमें बढ़ता है, यच बढ़ेगा तो आपका हार्डनेस बढ़ेगी, कठोरता बढ़ेगी। बी बढ़ेगा, 2B, 3B, 4B, 5B, इसी तरीके से जैसे बी बढ़ता चला जाएगा उसकी सॉफ्टनेस बढ़ती चली जाएगी। बी का अर्थ ब्लैकनेस से है, और जिसमें बी बढ़ता चला जाएगा वो अधिक मुलायम होगी। 165 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? स्कम्बलिंग मोटे रंग की पारदर्शी परत को कहते हैं स्कैम्बलिंग। मोटे रंग की पारदर्शी परत को स्कैम्बलिंग कहा जाता है। 166 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं, और आपके सामने लिखा है, आला प्राइम क्या है? आला प्राइम के बारे में पूछ रहा है। हम लोगों ने देखा था आला प्राइम के बारे में कई
कई प्रश्न आ चुके हैं आला प्राइम से संबंधित, और ये 2014 पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, आला प्राइम क्या है। आला प्राइम प्रत्यक्ष चित्रकला की तकनीक है। गैसो ग्राउंड नहीं होता है भाई, गैसो ग्राउंड में तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और खड़िए का उपयोग करते हैं, टेक्सचर के लिए नहीं उपयोग किया जाता है। टेक्सचर मतलब धरातल, और परत चित्रकला की तकनीक में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीक में उपयोग किया जाता है। और प्रश्न संख्या 166 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 167 नंबर प्रश्न कह रहा है तैल रंग चित्रकला तकनीकी है। तैल रंग चित्रकला तकनीक आपकी गाढ़े से हल्का, जल रंग में हल्के से गाढ़ा और तैल रंग में गाढ़े से हल्का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 168 की ओर। 168 नंबर प्रश्न आपका है लघु चित्रण से संबंधित। लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है। तो लघु चित्रण में हम लोग जल रंग, तैल रंग, वाश का उपयोग नहीं करते हैं, टेम्परा का उपयोग करते हैं। 169 नंबर प्रश्न आपके सामने है। एक मिनट यार, हाँ ठीक है। 169 नंबर प्रश्न फ्रेस्को ब्रूनो। ब्रूनो का अर्थ, ब्रूनो शब्द जहां पे आ जाए वहां पे गीली, गीली आ गया, ऑप्शन नंबर सी। 170 नंबर प्रश्न इनमें से किसे ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं। ड्राइंग माध्यम में पिगमेंट और अलसी के तेल, टेक्सचर वाइट, इन सब का उपयोग नहीं करते हैं, पेंसिल का उपयोग करते हैं। ड्राइंग पेंसिल से किया जाता है ना, पेंटिंग इन सब से किया जाता है, पिगमेंट और अलसी के तेल इन सब से। 171 नंबर प्रश्न जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त है। जल रंग चित्रकारी हमेशा आप लोग देख लीजिए हस्त निर्मित कागज पे किया जाता है, और ये प्रश्न 3 बार आ चुका है। 172 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 172 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, और एक्रिलिक रंग की योग्यता है। एक्रिलिक रंग की योग्यता सबसे खास बात होती है कि ये जल्दी से सूख जाते हैं। 173 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता। चित्रकला के लिए बॉन्ड पेपर का उपयोग नहीं किया जाता है। बॉन्ड पेपर का उपयोग हमेशा कार्यालयीय कार्य के लिए किया जाता है, ऑफिशियल वर्क के लिए। चलिए, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है। तैल चित्रण का माध्यम सरसों का तेल नहीं होता। जिन तेलों में जल की मात्रा अधिक होती है उनका उपयोग किया जाता है, और वो होता है अलसी के तेल में। लेकिन पूछ ले लियोनार्डो दा विंची ने किसके तेल का उपयोग किया है अपने चित्रकारी में, तो वहां पे ऑप्शन, मतलब कि वहां पे आंसर हो जाएगा बादाम का तेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 175 है। 175 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वॉश तकनीक की ओपेक किसे कहते हैं। ओपेक अपारदर्शी रंगों को ओपेक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 177 नंबर प्रश्न कह रहा है कोलाज क्या है। कोलाज टुकड़ों का संयोजन कहलाता है। अखबार का संयोजन, अभिलेखन, इन सब की बात नहीं किया जाता है। टुकड़ों का संयोजन कोलाज कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 178 नंबर प्रश्न कह रहा है बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं। बिना तूलिका की सहायता से पेस्टल रंगों का उपयोग किया जाता है। चारकोल क्या है। चारकोल कोयले से संबंधित है, चारकोल कोयला है। अगला 180 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से जल रंग आर्द्र रंग माध्यम नहीं है। तो पेस्टल रंग आर्द्र या जल रंग माध्यम नहीं, ये शुष्क माध्यम है। 181 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है मुख्यतः इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहारित किया जाता है। तो इम्पेस्टो के लिए हमेशा तैल रंग का उपयोग किया जाता है। चलिए 182 नंबर प्रश्न कह रहा है भित्ति चित्रकारी की तकनीक को ताजा चूने के लेप पर निष्पादित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो अगर भित्ति चित्र को ताजा चूने पर निष्पादित किया जाता है, भित्ति चित्र को अगर ताजा चूने पर निष्पादित किया जाता है तो उसे फ्रेस्को कहते हैं। भित्ति चित्र का संबंध फ्रेस्को से ही है। चलिए 183 नंबर प्रश्न है एग टेम्परा। एक मिनट,
कह रहा है एग टेम्परा तकनीक का सही क्रम क्या है। एग टेम्परा तकनीक का सही क्रम आपका है, पहले गैसो बनाते हैं, गैसो का मतलब उसका प्लास्टर तैयार करते हैं, फिर पाउसिंग, फिर ड्राइंग, लास्ट में पेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 184 नंबर प्रश्न आपके सामने है, फ्रेस्को ब्रूनो प्रक्रिया। फ्रेस्को ब्रूनो प्रक्रिया में क्या करते हैं, अर्रिचियो, फिर ड्राइंग, फिर इंतानोको और लास्ट में पेंटिंग करते हैं। 185 नंबर प्रश्न कह रहा है इम्पेस्टो तकनीक में किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो इम्पेस्टो तकनीक में हमेशा हम लोग आपका पानी के रंग का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मित्रों इतना ही था माध्यम और प्रविधियों चैप्टर में, और इसके बाद हम लोग का चलेगा सैंधवकालीन कला। सैंधवकालीन कला में हम लोग पूरे थ्योरी को पढ़ेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और फिर इसी तरीके से अपना कारवा आगे बढ़ता रहेगा। चलते हैं मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। और अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें।